हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एनटीपीसी सेट नंबर 6 को देखेंगे और आप जिस चैनल पे हैं, इस चैनल का नाम है विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो एक आप लोग जब ही जुड़े तो इस पे एक लाइक तो कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना कि हम लोगों का जीएस सेक्शन कहाँ पे मिल रहा है इस सेट में। तो सेट नंबर 6 है, इसमें हम लोग क्वेश्चन खोज रहे हैं, मिल गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे बाबू। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना होती है बाबू 8 अक्टूबर 1932 और इसका नाम था उस समय रॉयल इंडियन, ठीक है, या उसको बोल सकते हैं रॉयल भारतीय वायुसेना। 1932 में इसका नाम रखा गया, लेकिन जब हम लोग गणतंत्र हुए तो फिर इसका नाम हम लोगों ने कर दिया 1947 के बाद भारतीय वायुसेना। तो ये मनाया जाता है बाबू कब? 8 अक्टूबर को। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है बबीता फोगाट है ये, और ये इस पोस्ट पे 4 जुलाई को ज्वाइन की थी और 7 अक्टूबर को रिजाइन मार दी। केवल और इसे पूछा गया रीजन क्या है, तो इनका पर्सनल कोई इशू है जिसके कारण ये इस्तीफा दे दी है इस पोस्ट से। क्लियर? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए अगर कम हो जाए व्यक्ति में तो क्या हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से तो बाबू एक रतौंधी हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा एक बीमारी और है जो काफ़ी चर्चा में रहता है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेरोफ्थैल्मिया। जेरोफ्थैल्मिया डिजीज है जो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है, जिससे आंख में आंसू आना बंद हो जाते हैं, यानी लैक्रिमल ग्लैंड जो है डीएक्टिव हो जाता है। क्लियर? बालों का गिरना जो है बाबू, ये विटामिन B7 की कमी से होता है। B7 की कमी से बाल गायब हो जाते हैं। अतिसार का मतलब हुआ बाबू कि इंटेस्टाइन में घाव होना, आंत में घाव होना। इसी बीमारी से अकबर की मौत भी हो गई थी। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अगर बाल का सफेद होना पूछे कभी बाबू तो ध्यान रखना कि इसके लिए विटामिन B5 रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन B5 रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? डिप्टी गवर्नर पूछ रहा है किसे आरबीआई में नियुक्त किया गया है बाबू? तो ये है बाबू जिनका नाम है एम राजेश्वर। एम राजेश्वर जिसके पोस्ट पे आए हैं, जिसके जगह पर आए हैं वो एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन के जगह लेंगे ये एम राजेश्वर राव। और ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि डिप्टी गवर्नर जो होते हैं बाबू, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है संख्या इनकी? 4 होती है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है बाबू। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? तो इसके लिए रीजन है बाबू न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम ये बोलते हैं कि प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। ये न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग आता है कि अगर कोई वस्तु आगे जाती है तो उतना ही ये पीछे की ओर धक्का देगी। और इस टाइम में 2 फोर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, यानी न्यूटन के 3rd लॉ में जब भी होगा तो हमेशा 2 बलों का 2 फोर्स अस्तित्व में रहेंगे और ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, सेम टाइमिंग पे काम करेंगे और दोनों अलग अलग वस्तुओं पे काम करेंगे। दोनों अलग अलग वस्तुओं पर काम करेंगे। आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चंस। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो ये बाबू रसिया है। ये रसिया है, रसिया देश है जिन्होंने ये प्रैक्टिकल किया है। और इसमें ध्यान रखना है हम लोगों को कि इसका स्पीड जो है ये 8 मैक नंबर है। 8 मैक नंबर के स्पीड से ये काम करेगा क्रूज मिसाइल। 8 मैक नंबर का मतलब क्या हुआ कि 332 मीटर पर सेकेंड इंटू 8, यानी साउंड के स्पीड के 8 गुना स्पीड से यह क्रूज मिसाइल काम करेगा, जिसका नाम है जिरकॉन। उष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा क्या होगा? उष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? तो इसके लिए हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे कि कैसे निकलता है बीमा। तो उष्मा संवाहकता गुणांक का जो बीमा होता है बाबू, इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। Q इंटू डी
Q इंटू डी, और नीचे होता है बाबू A इंटू टी, आई इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू θ1 माइनस θ2। Q जो होता है बाबू, Q जो है यहाँ पे एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है, हीट एनर्जी है। D जो है बाबू यह डिस्टेंस का काम करता है। A जो है यह एरिया का काम करता है। T जो है टाइम का काम करता है। और Q1 और Q2 जो होता है बाबू ये टेम्परेचर डिफरेंस का काम करता है। किसका काम करता है? टेम्परेचर डिफरेंस का। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे बाबू Q यानी एनर्जी के लिए ml2 T इनवर्स 2, क्लियर। फिर डिस्टेंस के लिए बाबू L रखेंगे, एरिया के लिए L2 रखेंगे, और टाइम के लिए T रखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए K रखेंगे, क्लियर। तो देखो M जो है हम लोगों का ये ऐसे ही रहेगा। तो जिस ऑप्शन में M है तो M तो सब में है। फिर है हम लोगों का कि L2 ऊपर में है, L3 और नीचे L2 है, तो ऊपर L बचेगा यानी ML। तो ML चाहिए केवल इसको, क्लियर, ML चाहिए। तो ML किस ऑप्शन में है बाबू? केवल D में है, बाकी में तो L-1 है। ML चाहिए। और T देखो, T कितना होना चाहिए बाबू? ऊपर में -2 है ये, तो -3, और K नीचे से ऊपर जाएगा तो K-1, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा बाबू? ML T इनवर्स 3 K इनवर्स 1। उष्मा संवाहकता गुणांक की जो बीमा होती है बाबू, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया कि ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे एग्जाम में? तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि उष्मा संवाहकता गुणांक की बीमा ML T इनवर्स 3 K इनवर्स 1 होता है। ये याद करके जाना होगा। चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के लिए मंजूरी मिला है? तो बाबू ये जापान के साथ। जापान को हम लोग उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं हम लोग जापान को। और जापान से एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जापान के लोग अल्वा नामक शैवाल को सलाद के रूप में खाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान के लोग किस शैवाल को सलाद के रूप में खाते हैं? तो अल्वा नामक शैवाल को ये लोग सलाद के रूप में खाते हैं। क्वेश्चन है बाबू हम लोगों का कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के 140 ml होना चाहिए। 140 ml का भार 0.1 ग्राम है, तो गैस का अनुभार क्या होगा? तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? 0.1 इंटू 22.4 को कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको भी ml में लाएंगे, लीटर में है तो ml में लाएंगे। और नीचे हम लोग का कितना है बाबू? 140 ग्राम। तो इसको काट कूट सब कुछ करेंगे, इसके लिए नीचे 10 आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो हम लोग को आंसर बाबू निकल करके सामने आएगा 16 ग्राम। कितना आएगा बाबू? 16 ग्राम आएगा, नहीं बल्कि उसी को अनुभार बताना है। तो ये गैस का अनुभार कितना हो जाएगा बाबू? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग? तो जो मास दिया हुआ है आपको 0.1 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 मोल के आयतन से। तो 1 मोल का आयतन कितना है बाबू? 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर यहां नहीं चाहिए, इसके ml में चाहिए। तो हमने ml में कन्वर्ट किया तो 22,400 आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम कौन बनाता है? तो बाबू दिए गए ऑप्शन में नियम बनाने के लिए किसी का नाम ही नहीं दिया गया है कि भारत सरकार के लिए नागरिकता से संशोधन कानून कौन बनाएगा। तो ये पावर संसद के पास है, और ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो संसद ही होगा आंसर, इसमें से हम लोग किसी को प्रीफर नहीं कर सकते। अगर ये भी रहता कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल तो शायद हम लोग दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर याद रखेंगे सांसद, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर होगा उसका सांसद। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान कितना होगा? अब देखिए ये भी क्वेश्चंस काफी अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, v बराबर 5 मीटर पर सेकंड की दर से एक कण की ऊर्जा गतिशील है, तो ये गतिज ऊर्जा होगा ना। तो कितना है बाबू? 125 है। तो कण का द्रव्यमान क्या होगा? तो ke बराबर होता है बाबू हाफ mv²। तो हाफ, ये वैल्यू कितना दिया है? 125, हाफ m का वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू बाबू निकालना है। अब v² यानी 5 का स्क्वायर 25, तो 25 5 125, 25 5 125, तो m बराबर 10, m बराबर 10 होगा। m बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 10 होगा। देखो बढ़िया से देख लो, 125 बराबर हाफ m v² यानी 5 25, तो ये कटेगा ना 5 से,
25 5 125, तो m बराबर 5 दूना 10, 10 की गिरा। आंसर इज द सी, आंसर इज द सी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन बाबू पेड़ों के कटाई से संबंधित है और इस आंदोलन की शुरुआत होती है बाबू उत्तराखंड से। कहां से शुरू होती है बाबू? उत्तराखंड से शुरू होती है। इसकी शुरुआत होती है 1974 में। 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। ये आदिवासी परिवार की महिलाएं हैं जो पेड़ों को अंधाधुंध काटा गया। 1972 से लेकर के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। तो इस कटाई को रोकने के लिए उस क्षेत्र की महिलाओं ने पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया, तो इसलिए इसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में होती है और यह आंदोलन जो है बाबू वन बचाव से होता है, यानी वन के रक्षण से होता है। और ये आंदोलन इतना प्रभावी हो गया था कि 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने कानून पास करवा के 15 वर्षों तक वनों के कटाई को रोक दिया था। 15 वर्षों तक वनों के कटाई को रोक दिया था। आगे देखेंगे बाबू, क्वेश्चंस क्या है? हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक का वैज्ञानिक नाम? तो मेढक का बाबू वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है? राना टाइग्रीना। राना टाइग्रीना मेढक का होता है वैज्ञानिक नाम। और याद रखेंगे बाबू, मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं और टेडपोल के पास एक पूंछ रहती है, ध्यान रखना है, ठीक है। और मेढक के हृदय में 3 चेंबर होते हैं, 3 चेंबर होते हैं, 3 कोष्ठ वाला हृदय होता है। और मेढक 1 मिनट में 60 से 62 बार सांस लेता है। सांस नहीं बल्कि इसका मेढक का जो हार्ट बीट है यह 60 से 62 टाइम्स पर मिनट है, यानी 1 मिनट में इसका हृदय 60 से 62 बार धड़कता है। क्लियर? आगे देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, यह बोल रहा है किसने निर्धारित किया था? तो यह रेखा 1947 में ही निर्धारित किया गया था। रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी हैं, इन्होंने इस रेखा को खींचा था, इसलिए इस रेखा का नाम रखा गया क्या? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। लॉर्ड माउंट बेटन भी दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में। तो लॉर्ड माउंट बेटन ने भारत में एक प्लान लेकर के आया था, जिस प्लान का नाम है बाबू बाल्कन प्लान। क्या नाम है इनका? बाल्कन प्लान। इन्हीं के प्लान को हम लोग 3 जून प्लान के नाम से जानते हैं, 3 जून प्लान के नाम से जानते हैं। और ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर भी रहे। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। आगे देखेंगे क्वेश्चन बाबू क्या है हम लोगों का? भारत एक खोज है, यह क्या है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ये जब जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे तो इंदिरा गांधी के लिए एक लेटर लिख करके भेजा करते थे और वहीं लेटर का इंदिरा गांधी ने कलेक्शन करवाया और वहीं आगे चल करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब बनी। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक है। इंदिरा गांधी को नेहरू जी क्या करते थे? इतिहास के बारे में कोई कहानी हर बार देते रहते थे और उसी का संकलन करवाया इंदिरा गांधी ने, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखेंगे बाबू हम लोग। क्लियर? तो रीजनिंग है बाबू। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता कौन है बाबू? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। और इसी किताब में इन्होंने नील विद्रोह का भी चर्चा किया है। नील विद्रोह का चर्चा इसी किताब में किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी 2 राष्ट्रगान। रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के ये पहले ऐसे कवि हैं कि जिनकी लिखा हुई कोई भी चीज़ 2 देशों की क्या है? राष्ट्रगान है। जैसे भारत में जन गण मन जो राष्ट्रगान है ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और जो बांग्लादेश का है अमार सोनार बंगला, तो ये दोनों यानी पहला ये दुनिया के ऐसे कोई पोएट हैं, कवि है जिनका लिखा हुआ 2 देशों का राष्ट्रगान है। क्लियर? सरोजनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत की पहली क्या है? गवर्नर है। अरविंद घोष जो पांडिचेरी में ललिता आश्रम का स्थापना किए थे। घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या का मात्रक चाहिए बाबू इसको। तो घूर्णन त्रिज्या यानी नाम में क्या लगा हुआ है? त्रिज्या, रेडियस। तो रेडियस क्या होगा? लेंथ होगा, लंबाई होगा। रेडियस क्या होगा बाबू? लंबाई होगा। तो लंबाई के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे? मीटर। लंबाई के लिए, दूरी के लिए हमारे पास क्या है बाबू?
वो मीटर है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। घूर्णन त्रिज्या रहे या किसी भी तरह की त्रिज्या की चर्चा करें, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल हो, आदमी की चाल हो, गधा की चाल हो, कुत्ता की चाल हो, कुछ भी रहे, चाल ही ना है वो, तो चाल का वही होगा जो चाल का होता है, यानी एलटी इनवर्स होगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे रेडियस की चर्चा की गई है, तो रेडियस का भी डायमेंशन वही होगा, यूनिट वही होगा, जो क्या होता है, लेंथ का होगा, लंबाई का होगा। तो दिए गए ऑप्शन में क्या है, बी नंबर पे है मीटर, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा बाबू, मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो आर्य समाज के संस्थापक ये वही है महान व्यक्ति जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती नाम है इनका। और ये आर्य समाज वही समाज है जिसके बारे में एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक अंग्रेज है जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। नाम सुने होंगे आप लोग इनका, वैलेंटाइन सिरोल। वही ये लेखक हैं जिन्होंने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था अनरेस्ट इंडिया, अशांत भारत। तो उसमें आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को भारत के अशांति का जनक कहा गया था। इस किताब में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य भी रह चुके हैं और इन्होंने एक मिशन भी शुरुआत किया था जिसको रामकृष्ण मिशन भी हम लोग कहते हैं। वाकिम चंद्र चटर्जी, अभी जो वंदे मातरम, इन्हीं का लिखा हुआ है, वाकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ है। ये कह रहा है बाबू कि 2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा क्या होगा। ऊर्जा यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई का वैल्यू कितना है बाबू, आई का वैल्यू 5, आर का वैल्यू कितना है बाबू 2, टी का वैल्यू तो सेकंड में चाहिए हम लोगों को, तो 30 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1800, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आंसर, जो आंसर आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसको लाया कौन था बाबू, तो रॉबर्ट क्लाइव इसको लाया था। और इसको समाप्त किसने किया बाबू, तो वारेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत किया। कर्जन के काल को आयोगों का काल कहते हैं, आयोगों का काल कहते हैं कर्जन के काल को, कि कर्जन के टाइम में ढेर सारे कानून पास हुए थे, इसलिए इसके काल को हम लोग आयोगों का काल के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के टाइम में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक द्रव सतह खींची हुई प्रत्यस्त झिल्ली के रूप में व्यवहार करता है, बिल्कुल ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। शीशे के छर्रे का निर्माण करते समय सरफेस टेंशन के गुण का उपयोग किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तल तनाव द्वारा अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण, बिल्कुल सरफेस टेंशन जो है ये कोहेसिव फोर्स के ही कारण होता है। तो दिए गए ऑप्शन में बाबू हम लोग के चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए हम लोग तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हम लोग का क्या होगा, डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। हमने इस क्वेश्चन का चर्चा भी किया था पहले कि किसी भी मटेरियल में जो सरफेस टेंशन है, जो पृष्ठ तनाव है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल बाबू कोहेसिव फोर्स होता है। और कोहेसिव फोर्स वैसे फोर्स को बोलते हैं जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है, जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है, उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स के नाम से बाबू जानते हैं। क्लियर, उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। चलिए, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों को डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। पाँच नवंबर 2016 को गुजरात सरकार ने ये योजना को लॉन्च किया था। 5 किसानों से संबंधित है, गरीबों से संबंधित ये योजना है। चलिए देखते हैं आगे कि एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात में इसकी 20% ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो बोल रहा है कि फिर ये गेंद कितना उछलेगा। देखिए
एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, फिर इसके संघात में यानी टकराने में 20% एनर्जी लॉस हो गया, तो फिर ये कितनी ऊंचाई पर जाएगा? तो पहले ये कितना था बाबू? 10 मीटर पे था, 10 मीटर जा रहा था ये, सॉरी 80 नहीं बल्कि 10 मीटर, 20% एनर्जी लॉस हो गया, तो 20% एनर्जी लॉस होगा तो ये कितना जाएगा? तो 20% एनर्जी को हटा देंगे तो 20% एनर्जी लॉस होगा बाबू, तो कितना जाएगा? 8 मीटर जाएगा। मैथ वाले सर को लगा होगा कि उनका क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन फिजिक्स का है बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सर बता दिए होंगे तो चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी दिया था? तो हमने लगता है कि 1-2 दिन पहले वाले टेस्ट में हमने चर्चा किया था बाबू कि स्पेंसर नाम का एक वैज्ञानिक था, जो स्पेंसर नाम का जो साइंटिस्ट था वो डार्विन का असिस्टेंट था, तो इसलिए इसके सारे जो थ्योरी है उस डार्विन के नाम से ही पब्लिश हुए हैं। लेकिन जो थ्योरी है बाबू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये स्पेंसर ने लिखा था और प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नामक पुस्तक में, लेकिन ये पुस्तक चर्चा में नहीं रहती है, तो इसलिए जब एग्जाम में पूछता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी किसने दिया, तो हम लोग आंसर प्रीफर करते हैं डार्विन को। लेकिन हमने बोला था कि जब डार्विन और स्पेंसर दोनों दिख जाए तो हम लोग का आंसर हमेशा कौन सा होगा? स्पेंसर होगा। तो ये आंसर यहाँ पे स्पेंसर दिया हुआ है, डार्विन भी दिया हुआ है, तो हम लोग का बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू? स्पेंसर होगा। और ये है जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस ने बाबू पौधों में संवेदनशीलता का खोज किया था कि पौधों में भी सेंसेशन होता है, पौधों में भी संवेदना होती है, इसके बारे में पता लगाया था जगदीश चंद्र बसु ने। और इन्होंने एक यंत्र का भी खोज किया था जिस यंत्र का नाम था कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है, पौधों की वृद्धि को मापा जाता है किससे? कैस्कोग्राफ से। और यंत्र को किसने बनाया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था। और जगदीश चंद्र बसु ने ही रेडियो पे भी स्टडी किया था, ठीक है, तो इनको फादर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। रेडियोलॉजी यानी रेडियो जो वेव है, रेडियो जो यंत्र भी है, उस पर भी इन्होंने रिसर्च, रेडियो का जो आविष्कारक है मार्कोनी है ना, तो मार्कोनी से बहुत पहले इन्होंने रिसर्च किया हुआ था, लेकिन सबसे पहले उसके नाम से पेटेंट हो गया तो इसलिए मार्कोनी चला गया, नहीं तो जगदीश चंद्र बसु ही होते। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रकाश की चाल 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। कैलकुलेशन करेंगे बाबू इसको, कैलकुलेशन करने के बाद जो कंक्लूजन आएगा वो आंसर हम लोग प्रीफर करेंगे। कंक्लूजन कैसे करेंगे देखो, क्लियर, सी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चंस किधर है हम लोगों का? 66 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी रेयर है बाबू कि हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना के बराबर, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि साम्य स्थिरांक क्या होगा। तो साम्य स्थिरांक निकालने के लिए बाबू सबसे सिंपल तरीका अप्लाई करेंगे कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है इस साइड में, और ये जो इक्वेशन हम लोगों का ये है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन के नीचे राइट साइड वाले को लिखना है, और जो भी इसके साथ डिजिट लगा हुआ होगा तो उस डिजिट को हम लोगों को क्या करना है कि डिजिट को उसके साथ रखना है। जैसे देखिए 2a, फिर हम लोगों का b के साथ कोई डिजिट नहीं है तो इंटू b अपॉन 3c, ऐसे ही हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो डिजिट दिया रहे उसके साथ रखो, और जो इस साइड वाला डिजिट है उसको नीचे लाएंगे हम लोग। तो हम लोगों का इधर के इक्वेशन में दिया हुआ है 2a + 3b, ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ है बाबू 3c, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2a + 3b, तो 3b तो है नहीं, केवल b है, अपॉन क्या हो जाएगा हम लोगों का 3c, तो इसी को ऐसे लिखा हुआ है ए नंबर ऑप्शन में, सेम चीज को लिखा हुआ है, क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, चीजें आसान हो जाएगी एग्जाम में, 1 नंबर आप लोगों को मिल सकता है। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम किसका लिखा हुआ है? ये साहित्य है बाबू, काफी चर्चा में रहा है, इसको CDS NDA ने भी काफी बार पूछा है इस क्वेश्चन को, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो इसको लिखने वाले जो व्यक्ति है बाबू, ये एक बौद्ध धर्म के सन्यासी हैं जिन्होंने लिखा है, और उन्हीं का नाम बाबू इलिंगो है। इलिंगो उन्हीं का नाम है,
हालांकि उनका जो रियल नाम है वो भी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। चलिए, इस किताब को ही हम लोग बोलते हैं पायल की कथा। इसमें पायल की ये जो कहानी है बाबू शिल्पाधिकारम, इसमें फीमेल की कहानी को बताया गया है और ये किताब दर्शाती है कि मातृ सत्तात्मक उस समय राज्य हुआ करते थे। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, ये तो बाबू जब भी इस तरह का क्वेश्चंस मिले हम लोगों को तो हम लोग जानते हैं कि डायोप्टर इक्वल टू क्या होता है बाबू 1/f, और ये दिया हुआ है 2d, हम लोगों का दिया हुआ है 2d बराबर 1/f। क्लियर। तो अगर हम लोग यहां से f निकालना चाहें बाबू तो हम लोग आएगा 1/2d, यानी हम लोगों का आंसर आना चाहिए बाबू, मीटर में है तो 100। क्लियर। तो कटाएंगे इसको तो हम लोगों का 50 सेंटीमीटर। यानी इसको अच्छा से अगर हम लोग करना चाहें तो देखो, डायोप्टर लेंस की पावर बराबर 1/f। क्लियर। वन बाई 2 मीटर। ठीक है, तो 50 दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घर बाबू ईंट के बने हुए होते थे। काफी हायर टेक्नोलॉजी था उस समय। हम लोग देखते थे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी में जो भी घर होते थे उनका दरवाजा जो है सड़क पर ना खुल करके गलियों में खुलता था, खिड़की भी गलियों में खुलती थी। तो ये काफ़ी प्राचीन परंपरा भी था, परंपरा नहीं कह सकते कि काफ़ी प्राचीन समय में, आज से लगभग न्यू रिसर्च तो बोल रहा है कि 7500 वर्ष पहले ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप थे सिंधु घाटी सभ्यता में, काफ़ी हायर टेक्नोलॉजी। किसी तत्व की परमाणु संख्या 10 है तो उसका स्थान आवर्त तालिका में कहाँ पर होगा? 10 है तो 10 किसका होता है बाबू? नियोन का। नियोन क्या है? नियोन क्या है बाबू? Ne, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू इनर्ट गैस। इसको क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस 18वें नंबर ग्रुप पे है और 18वें नंबर ग्रुप पे को हम लोग शून्य ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। 18वें नंबर ग्रुप को शून्य ग्रुप भी हम लोग कहते हैं। क्लियर। शून्य ग्रुप भी इसे हम लोग कहते हैं। क्लियर। शून्य ग्रुप इनर्ट गैस। किस देश ने कृत्रिम उपग्रह पहली बार प्रक्षेपित किया था? तो 1957 की घटना है बाबू। उस समय रूस के जगह पे USSR होता था, सोवियत संघ रूस, और ये 1957 में हुआ। और जो पहला उपग्रह था इसका नाम था स्पुतनिक, रसिया। आगे देखते हैं बाबू। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है। तो ये अंगरीता शेरपा है, और इनको हम लोग हिम तेंदुआ कहते हैं। इनको हम लोग हिम तेंदुआ के नाम से जानते हैं। और ये 1984 से लेकर के 1996 में इतना बार में ये 10 बार चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर, जिनकी निधन हुई है हाल फिलहाल में। तो इसलिए इनको हिम तेंदुआ के नाम से जानते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर का हिमालय पे चढ़ना और माउंट एवरेस्ट पे काफी मुश्किल काम है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई? तो ये काम किया गया बाबू 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 साल के पहले बच्चे हो जाते थे तब वोट देने जाते थे। ठीक है, यानी वो भारतीय राजनीति में 21 साल से पहले इन नहीं कर सकते। तो ये काम 1989 में किया गया और ये काफ़ी अच्छा काम भी था कि 18 साल के उम्र में बच्चे राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में भाग ले सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन है बाबू हम लोग का कि हाल फिलहाल में भारतीय निशानेबाज यशस्वी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाज में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड बाबू। कौन सा पदक? गोल्ड पदक। भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल के वन पाए जाते हैं।
साल वृक्ष के वन बाबू उष्णकटिबंधीय, तो ये पाए जाएंगे गोदावरी के उत्तर पूर्व वाले एरिया में, गोदावरी के उत्तर पूर्व वाले एरिया में पाए जाएंगे। गोदावरी के उत्तर। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जिसे हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट जो है भारत का, पश्चिमी घाट जो है भारत का, ये हम लोग का कहलाता है जिसका हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक बिछा कब बाबू, तो 1853 में भारत में बिछा। और उस समय कौन थे गवर्नर यहाँ के, तो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी। 1853, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। लॉर्ड कर्जन के टाइम में बहुत सारे आयोग आए, तो इसलिए इनके काल को आयोगों का काल भी कहा जाता है। क्लियर। चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड सुधार पढ़े होंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन था, भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन थे, गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में सती प्रथा का अंत किया गया, और सती प्रथा के अंत करवाने में भारत, सती प्रथा नहीं बाबू, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह लाया गया लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये काम किया गया। बोला जाता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है, कैनिंग नहीं बनता अगर उसके साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होते। क्लियर। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू कि कोई एलिमेंट ए है, कोई एलिमेंट ए है। अब बोल रहा है कि 92 इसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 238 है। अब फिर बोले कोई एलिमेंट बी है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर 230 है। तो बोल रहा है कि ए जो है यह बी में परिवर्तित हो जाता है, तो ए और बी का मान बताएं। ठीक है, तो ए और बी का मान बताएं। तो ए जो है बाबू ये तो यूरेनियम होगा, ए क्या होगा, यूरेनियम होगा। अब बी क्या होगा बाबू, थोरियम होगा। तो इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है। ये क्वेश्चन होना कैसे चाहिए था, ये क्वेश्चन होना कैसे चाहिए था, इस पे फोकस करते हैं कि कोई एलिमेंट ए है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238 है, और कोई एलिमेंट बी बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर 230 है। ठीक है, तो ये बोलता कि इससे कौन कौन सा रेडिएशन का इमिशन होता है, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन। तो इस तरह के ये क्वेश्चन होने चाहिए थे, और तब पूछता हम लोगों से कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है। ठीक है, तब पूछता कि कितने अल्फा निकले, कितने बीटा निकले। तो एक अल्फा निकलने पे बाबू एटॉमिक नंबर 1 कम होता है, एक अल्फा निकलने पर, सॉरी, एक अल्फा निकलने पर एटॉमिक नंबर 2 कम होता है, और मास नंबर 4 कम होता है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 238 में से क्या घटा है बाबू, तो 8 घटा है। तो 238 में से 8 घटा है, तब 230 आया है। मतलब ये क्लियर है कि इससे 2 अल्फा निकला हुआ है। और जब 2 अल्फा निकलेगा बाबू तो 4 एटॉमिक नंबर कम होगा, तो 4 एटॉमिक नंबर कम होगा, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। लेकिन फिर 2 बीटा निकलेगा, 2 बीटा निकलेगा तो ये 2 बढ़ जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन बीटा निकलने से मास नंबर पे कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इससे जो अल्फा निकला है वो 2 निकला है, अब बीटा जो निकला है वो भी 2 निकला है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछना चाहिए था इसको, ए और बी का वैल्यू नहीं पूछना चाहिए था। क्लियर। तो आंसर क्या होगा हम लोग का कि 2 अल्फा और 2 बीटा का इमिशन इससे हुआ है, 2 अल्फा और 2 बीटा का इमिशन इस एलिमेंट से हुआ है, जो कि हम लोगों के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने रेलवे का जो क्वेश्चन हम लोगों का था सेट नंबर 6 एनटीपीसी का, सारे जीएस के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो चाहिए ही, बिना पीडीएफ का कुछ कर नहीं सकते, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, और टेलीग्राम चैनल का भी नाम वही है जो हमारे चैनल का नाम है, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।